बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का आज हम आखिरी सबक नंबर 11 कुछ ज़रिया तालीम के बारे में की पढ़ाई व मानी मुकम्मल करेंगे। तो आइए सबक को मानी के साथ आसान करके पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास सबक नंबर 11 कुछ ज़रिया तालीम के बारे में, जिसका मतलब ये है, यानी ये सबक का उन्वान है और इसका मतलब ये है कि तालीम के लिए कौन कौन से ज़राए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ख़ास तौर पे सबसे अहम और बुनियादी मरकज़ी बड़ा और अहम ज़रिया कौन सा है, उसके बारे में कुछ जो है वो बातचीत की गई है इसमें। और मज़मून निगार यानी मुसन्निफ़ जो हैं डॉक्टर अबुल्लीस सिद्दीकी, ये ज़ुबान और तालीम के माहिर थे, तो इसीलिए इन्होंने इसमें कुछ तजावीज़ भी बयान की हैं और हमने इस सबक को पढ़ लिया था। इसके पहले सफ़े में मौजूद जो है वो भी ख़ास अल्फाज समेत कुछ चीज़ें समझ ली थी। उसके बाद जो पढ़ाई शुरू हो रही है, सफ़ा नंबर 107 है मेरे पास। तो इस पहले सफ़ा नंबर 107 की पूरी पढ़ाई हमने कर ली थी, मानी भी अच्छी तरह देख लिए थे। और इस पर में मौजूद जो ये ब्लू बॉक्स में पढ़ने से पहले पूछें के सवाल हैं, यानी कि आप ख़ुद भी टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर भी आपसे आपका नॉलेज ले सकती हैं कि हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं इस बारे में पहले आप कितना जो है वो इल्म रखते हैं, कितनी मालूमात हैं आपके पास, और आपके जनरल नॉलेज को यानी कि वो चेक कर सकती हैं। और आप ख़ुद भी जब सबक का उन्वान सुनें या आपको मालूम हो कि हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आप ये सवालात टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि टीचर भी आपसे पूछ सकते हैं और आप भी टीचर से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले सफ़ा नंबर 108 से इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मुसीबत ये हुई कि हम अंग्रेज़ी को ना अपना सके और अंग्रेज़ों का इकबाल यानी बुलंदी उरूज इस मुल्क से रुखसत हुआ। बल्कि सच तो यूँ कहना चाहिए कि अंग्रेज़ रुखसत हुए मगर अपना इकबाल छोड़ गए कि हम अब तक अपने आप को उस ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद ना करा सके जिसमें उन्होंने हमें 200 साल तक मुब्तला कर दिया यानी मुलविस कर दिया, गिरफ़्तार कर दिया। खैर, ये कोई बात ना होती अगर अंग्रेज़ी ने हमें कम अज़ कम इस काबिल बना दिया होता कि किसी एतबार से हम दुनिया की किसी तरक्की याफ्ता कौम से आंखें मिला सकें। 200 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ने और अंग्रेज़ी के ज़रिए से उलूम व फ़नून हासिल करने की सही ला हासिल सही का मायने होता है कोशिश, और ला हासिल यानी जिससे कुछ हासिल ना हो। तो मैंने इसका मायने लिखा है बेनतीजा कोशिश, ठीक है। यानी कि सही ला हासिल का मतलब हुआ ऐसी कोशिश जिसका कोई नतीजा ना निकले, जिससे कुछ हासिल ना हो, कोई फ़ायदा ना हो। सही ला हासिल के बावजूद आज भी ये मुल्क मगरबी ममालिक तो क्या अपने छोटे छोटे हमसाया मुल्कों के मुकाबले में जाहिल रह गया। जाहिल यानी अनपढ़ रह गया, बहुत पीछे रह गया। जापान एशियाई मुल्क है जिसने एशिया की लाज रख ली यानी इज़्ज़त रख ली। आज दुनिया में ख़वानदगी के एतबार से जापान का नाम सर फ़हरिस्त है। ख़वानदगी यानी तालीम के हवाले से, पढ़े लिखे होने के हवाले से सर फ़हरिस्त है, यानी कि फ़हरिस्त में सबसे ऊपर है। आज हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ये कहता है कि हमें अपनी ज़ुबान में तालीम नहीं चाहिए। हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं कि इसमें जदीद उलूम व फ़नून पढ़ाए जा सकें। आज भी हमारे बहुत से नादान दोस्त कहते हैं कि अगर इस कौम ने अंग्रेज़ी ज़ुबान का साया आतिफ़त छोड़ा तो ये कौम यतीम हो जाएगी। साया आतिफ़त का क्या मायने है? सरपरस्ती का साया या मेहरबानी का साया। आतिफ़त का मतलब मेहरबानी। जाहिल रह जाएगी, दुनिया में कोई इसकी बात ना पूछेगा, बैनुल अक़वामी हलकों में इसका एतबार साक़त हो जाएगा। एतबार साक़त होना यानी एतमाद ख़त्म हो जाना, एतबार ख़त्म हो जाना, भरोसा उठ जाना, भरोसा ख़त्म हो जाना। अंग्रेज़ी को छोड़कर ये कौम ज़हनी एतबार से मुफलिस हो जाएगी। मुफलिस यानी कि गरीब, मफलूकुल हाल, यानी इसके पास कुछ नहीं बचने वाला। फिर
علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اور اس میں روز بروز جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم رہ جائے گی۔ ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ اور ہے، محبان، محب کی جمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے، قوم سے محبت کرنے والے، محبان قوم یعنی قوم سے محبت کرنے والے۔ ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ اور ہے جسے اپنی زبان سے بھی ہمدردی ہے اور جس پر انگریزی اور انگریز کے اقبال کا سایہ بھی ذرا ہلکا پڑتا ہے، یعنی کم پڑتا ہے۔ یہ لوگ اصولاً تو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ مانتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں اردو بھی اس قابل نہیں ہوئی۔ اردو بھی نہیں، یہاں پہ ابھی ہوگا، اردو ابھی، یہ الف جو ہے یہ بہت ہی واو کے ساتھ جڑ گیا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے خیال میں اردو ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اسے یہ منصب سونپا جائے۔ منصب کا معنی ہوتا ہے عہدہ، لیکن یہاں پہ معنی ہوگا مقام، اسے یہ مقام سونپا جائے، یہ مرتبہ سونپا جائے۔ اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا ہے۔ اسلوب یعنی کہ انداز، طریقہ۔ جدید علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، ایسے استاد موجود نہیں ہیں جو اپنی زبان میں کسی علم کو پڑھا سکیں۔ اردو میں طباعت اور اشاعت کی دقتیں ہیں۔ طباعت کا مطلب ہوتا ہے چھاپنا، اشاعت شائع کرنا، دقتیں، مشکلات۔ غرض ان کے خیال میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبانوں میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ ان سوالوں کا جواب ایک بار نہیں 1000 بار دیا جا چکا ہے اور ان لوگوں نے دیا ہے جو اس زبان اور اس کے سرمائے سے واقف ہیں۔ ان لوگوں نے دیا ہے جو جدید علوم و فنون سے بھی واقف ہیں، یعنی آگاہ ہیں، جانتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی تعلیم انگریزی ہی کے ذریعے حاصل کی ہے اور جو اس مسئلے کی قومی اور بین الاقوامی حیثیتوں کے پہلوؤں پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں۔ لیکن ہر مرتبہ یہ مسائل اس طرح اٹھائے جاتے ہیں گویا پہلی مرتبہ ان کا اظہار ہو رہا ہے اور ان کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ بہرحال میں ان ہی چند مفروضہ مسائل اور خدشات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصنف نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے۔ مفروضہ کا مطلب فرض کیے گئے، اور خدشات خدشہ کی جمع جس کا مطلب ہے خوف، ڈر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، کیا واقعی ان کی یہ ترقی انگریزی زبان کی مرہون منت ہے؟ مرہون منت کا معنی ہے یہاں پہ محتاج، یعنی کہ یہ ترقی انگریزی زبان کی محتاج ہے، اسی کی وجہ سے ہے۔ وجہ بھی ایک طرح سے یہاں معنی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں جرمنی کو، یا پھر روس کو، یا پھر ایشیا میں جاپان کو لے لیجئے۔ ان ملکوں کی سائنسی ترقی اور صنعتی فروغ کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی بحث ہو سکے، اور ان سب ملکوں نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے یہ ترقی کی ہے، اور آج بھی سائنسی لٹریچر جتنا ان زبانوں میں شائع ہوتا ہے، انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار یا نوعیت میں کسی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کے اور چھوٹے بڑے مختلف ممالک اپنی اپنی زبانوں میں جملہ علوم و فنون اور سائنسی، صنعتی اور تکنیکی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ہماری زبان میں ایسی کیا بنیادی کمزوری اور خامی ہے؟ خامی یعنی کمی یا خرابی ہے جس کی بنا پر یہ ہماری تعلیم اور بالخصوص سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکی۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انگریزی زبان میں اس قدر وسعت اور صلاحیت ہے کہ وہ سائنسی علوم کی تیز رفتار ترقی کا ساتھ دے سکتی ہے، اور بیچاری اردو ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ یعنی انگریزی میں اصطلاحات اور مشتقات آسانی سے بن جاتے ہیں اور اردو میں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے، یعنی حاصل نہیں ہو سکتے، میسر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو انگریزی اور اردو کی اصل سے واقف نہ ہو، اس کی حقیقت کو جانتا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا۔ اصل کا مطلب حقیقت اور واقف یعنی آگاہ یا جاننا۔ زبان کی تاریخ کے معمولی طالب علم بھی اتنی بات جانتے ہیں کہ انگریزی اور اردو دونوں ایک آریائی خاندان کی زبانیں ہیں۔ اصول ساخت کا مطلب ڈھانچہ یا بناوٹ، بنیادی قواعد یعنی اصول، مشتقات کے اصولوں میں
दोनों में बड़ा इश्तराक पाया जाता है, यानी कि मुश्तरक पन, एक जैसा पन पाया जाता है। दोनों में मुश्तक़ात साबकों और लाहकों की एक लामहदूद तादाद के इजाफों से हासिल होते हैं। दोनों में मुरक्कब अल्फाज बनाने के तकरीबन एक जैसे उसूल हैं। अंग्रेज़ी अपने फैलाव के इस अमल में यूनानी और लातीनी की मदद लेती है। उर्दू के लिए फ़ारसी, अरबी और बेशुमार ज़ुबानों के माखिज़ खुले हुए हैं। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी ज़ुबान हो जो इस बाब में उर्दू का मुकाबला कर सके। इसमें नए अल्फाज के कबूल करने की बड़ी सलाहियत है और अपनी साख्त और मजाज के बायस गैर ज़ुबानों के अल्फाज और इस्तिलाहात भी इसमें बिला तकल्लुफ़ घुल मिल जाते हैं, यानी इसमें जज्ब हो जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए अगर इसे जदीद उलूम व फ़नून की तालीम और तदरीस के लिए इख्तियार किया जाए, तदरीस का मायने हर जगह पे आपको मालूम ही है कि पढ़ाई के लिए, तो ये इस फ़र्ज़ को अदा कर सकती है। अल्फाज या इस्तिलाहात तो ख़यालात के ताबे होते हैं, यानी उसके मातहत होते हैं और ख़यालात और तसव्वुरात के इजहार के लिए पैदा होते हैं। ज़ुबान की तरक्की की जिस मंजिल में जिस किस्म के ख़यालात के इजहार की ज़रूरत होती है, इस किस्म के अल्फाज पैदा होते रहते हैं। ये नहीं होता कि अल्फाज पहले पैदा हो जाएं और इनसे काम बाद में लिया जाए। अगर आज से 100 साल कबल कुल्ली तौर पर उर्दू को साइंसी उलूम की तालीम व तदरीस का ज़रिया बना लिया जाता तो इस अरसे में हज़ारों अल्फाज और इस्तिलाहात पैदा हो गई होती, यानी कि अब तक पैदा हो चुकी होती, शामिल हो चुकी होती। कुल्ली तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर, सारे का सारा, तमाम का तमाम, सब का सब। इस सिलसिले में एक और मसला इस्तिलाहात इल्मिया का उठाया जाता है। बिलाशुबा इल्मी ज़ुबान बड़ी हद तक इस्तिलाही ज़ुबान होती है, लेकिन ये इस्तिलाहात इल्मी तरक्की के साथ साथ पैदा होती हैं। जिन मुल्कों ने साइंसी उलूम में नुमायाँ तरक्की की है, इनमें से किसी में ये नहीं हुआ कि पहले सारे उलूम की इस्तिलाहात बनाई गई हों और फिर इन उलूम पर किताबें, मज़ामीन या मकालात लिखे गए हों। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन या कॉलम वगैरह। उर्दू के लिए अलावा इन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ज़ुबानों और बोलियों के जिनसे उसका करीबी रिश्ता है, फ़ारसी और अरबी दो नहायत अहम माखिज़ हैं जिनके अनासिर और अज्जा उर्दू की तरकीब में शामिल हैं और आज भी इस्तिलाह साजी में काम आते हैं। लेकिन ये ख्याल कि पहले सारी इस्तिलाहात का ज़ख़ीरा जमा हो जाए, फिर किताबें लिखी जाएँ, तब जाकर इसे ज़रिया तालीम बनाया जाए, बिल्कुल घोड़े के आगे गाड़ी जूतने के मुतरादिफ है। आपको मालूम है ना कि घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें घोड़ों के पीछे एक गाड़ी को जोड़ा जाता है, बांधा जाता है। मुतरादिफ यानी हम मानी। इस्तिलाह साजी का काम इस तरह नहीं होता और हम मुद्दतों से ये तजर्बा कर रहे हैं। हमारे पास आज इस्तिलाह साजी के लिए वो ज़राए और वसाइल नहीं जो आज से 40-50 साल पहले हैदराबाद में दारुल तर्जुमा के लिए मुहैया किए गए थे यानी फ़राहम किए गए थे। दारुल तर्जुमा ने बड़ा मुफीद काम किया, लेकिन ये काम वो भी मुकम्मल ना कर सका और ना कर सकता था और ना आज कोई अदारा कर सकता है। और हैदराबाद की जो बेशुमार इस्तिलाहें राइज और कबूल हो गई हैं, यानी राइज का मतलब जो इस्तेमाल हो रही हैं, नाफिज हो चुकी हैं, हिस्सा बन चुकी हैं अमली तौर पर, और वो इस वजह से कि वहाँ उनको किताबों, मकालों और मज़ामीन में इस्तेमाल किया गया और इनको तालीम में इख्तियार किया गया। इस सिलसिले में एक और मसला तराजुम का है, या तर्जुमा की जमा है तराजुम। बिलाशुबा हर ज़ुबान की तरक्की में दूसरी ज़ुबानों के तराजुम का भी हिस्सा होता है, बिलखुसूस अपनी नशोनुमा के इब्तदाई अदवार दौर की जमा यानी ज़माने। इब्तदाई अदवार में तर्जुमों ही के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मज़ामीन और मुबाहिस और मुख्तलिफ़ असालीब बयान ज़ुबान में पैदा होते हैं। उर्दू ने अपनी तरक्की के आगाज़ में यानी शुरू में फ़ारसी से बहुत कुछ सीखा और फ़ारसी नज़्म व नसर के अक्सर शाहकार यानी बड़े बड़े काम, कारनामे, ठीक है, शाहकार का मायने कारनामे कर लिख लीजिएगा, उर्दू में मुंतकिल हुए। अंग्रेज़ी से भी बहुत तर्जुमे हुए, कुछ तर्जुमे फ़्रांसीसी और रूसी भी हुए और कुछ और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से, लेकिन बहसीयत मजमूई फ़ारसी और अंग्रेज़ी से तर्जुमा की हुई किताबों और मज़ामीन का उर्दू तरक्की में बड़ा हिस्सा है।
چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں کرتے ہیں ہم ویڈیو. اور یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11، آخری سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس کا نام ہے یا عنوان ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے، اور کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید و مددگار ہے یا نہیں. اور ساتھ ہی آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مزید کس قسم کی مدد چاہیے. تو چلیے بقیہ پڑھائی انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے. 1.5 پیج کی پڑھائی ہماری رہتی ہے، اور اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں آسان ترین کر کے خلاصہ بھی پورے سبق کا ضرور بتاؤں گی. تو اب اجازت دیجیے اور پڑھتے رہیے باکمال اردو کے ساتھ. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.